नमस्कार। आज हम 3 मजेदार और जरूरी मुद्दों की गहराई में उतरेंगे। जी हाँ। पहला कि भारत में बेटियां साइंस और टेक्नोलॉजी में कैसे झंडे गाड़ रही हैं, पुरानी सोच को पीछे छोड़ते हुए। बिल्कुल। दूसरा, हम बात करेंगे यूपीएससी की, वो संस्था जो देश के सबसे बड़े अफसरों को चुनती है और उसने हाल ही में अपने 100 साल पूरे किए हैं। 100 साल? काफी लंबा सफर। हाँ, तो क्या है इसका सफर और आज क्या है चुनौतियाँ, इस पर बात करेंगे जरूर। और तीसरा, एक काफी चौंकाने वाली खबर कह सकते हैं, पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय कमेटियों में खास जिम्मेदारियां मिली हैं। हाँ, ये काफी चर्चा में है। तो इसके पीछे क्या कहानी है और इसका क्या मतलब हो सकता है, इस पर भी नजर डालेंगे। बिल्कुल। तो तैयार हो जाइए, हम इन मुद्दों से सबसे अहम और दिलचस्प बातें निकालने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटियों से, क्योंकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस था 28 सितंबर को। ये दिन याद दिलाता है कि वो जमाना गया है ना, जब मानते थे बेटा है तो वाह वाह, बेटी है तो बोझ। बिल्कुल, वो सोचा बदल रही है और तेजी से बदल रही है। हाँ, आज हकीकत अलग है। जी, आज आप देखें, लैब हो, यूनिवर्सिटी हो या बड़ी कंपनियां हो, बेटियां हर जगह अपना रास्ता बना रही हैं। और ये सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं है, ये तो पूरे देश के लिए अच्छी खबर है। सही बात है। जब आधी आबादी को, मतलब महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो जाहिर है पूरा देश ही आगे बढ़ता है। ये बात तो है। और दिलचस्प बात ये है कि ये कोई एकदम नई सोच भी नहीं है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है 12वीं सदी का। अच्छा, 12वीं सदी? हाँ, महान गणितज्ञ थे भास्कर द्वितीय। उन्होंने अपनी बेटी लीलावती के नाम पर गणित की एक पूरी किताब लिख डाली थी। अरे वाह, ये तो कमाल है। और कमाल की बात ये थी कि उन्होंने मुश्किल सवालों को कविताओं में पिरोया था, जैसे वो लीलावती से ही पूछ रहे हो कि बताओ इसका हल क्या होगा। कविताओं में गणित? हाँ, जैसे मोतियों के हार से जुड़े सवाल या फिर यात्रियों से जुड़े सवाल। मतलब इससे पता चलता है कि उस जमाने में भी ये माना जाता था कि लड़कियां गणित जैसी मुश्किल चीजें भी समझ सकती हैं, हल कर सकती हैं। हाँ, ये वाकई दिखाता है कि हमारे इतिहास में भी महिलाओं की शिक्षा और उनकी प्रतिभा को महत्व दिया गया था। लेकिन फिर बाहरी प्रभाव आते हैं, नीतियां बदलती हैं और सोच भी बदल जाती है। जैसे अंग्रेजों की वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति कि अगर राजा का अपना बेटा नहीं तो रियासत अंग्रेजों की हो जाएगी। हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष तो इसी के खिलाफ था। बिल्कुल। अब सोचिए, इस एक नीति ने समाज में बेटी की चाहत को कितना ज्यादा बढ़ा दिया होगा, है ना। एक तरफ लीलावती का उदाहरण है जो उम्मीद जगाता है, और दूसरी तरफ ये नीति दिखाती है कि कैसे सामाजिक राजनीतिक हालात सोच पर बुरा असर डाल सकते हैं। सही कहा। लेकिन मुश्किलों के बावजूद कई महिलाओं ने साइंस में अपना लोहा मनवाया। कमला सोहोनी का नाम तो लेना ही पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। सोचिए, महान सीवी रमन ने उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मतलब IISc में सिर्फ इसलिए एडमिशन देने से मना कर दिया था क्योंकि वो एक महिला थी। जी, ये अविश्वसनीय लगता है आज। लेकिन कमला सोहोनी ने हार नहीं मानी। उन्होंने विरोध किया, सत्याग्रह किया और आखिरकार कुछ अजीब सी शर्तों पर एडमिशन पाया। शर्तें? कैसी शर्तें? जैसे उन्हें पुरुष रिसर्चर्स से दूर रहना होगा या वो लैब में देर तक काम नहीं कर सकती। कमाल की हिम्मत थी उनमें। यकीनन। वो साइंस में PhD करने वाली पहली भारतीय महिला बनी और उन्होंने आगे आने वाली कई लड़कियों के लिए एक तरह से दरवाजे खोल दिए। और कमला सोहोनी अकेली नहीं थी, और भी कई नाम हैं। जानकी अम्मल थी जिन्होंने गन्ने की बेहतर किस्में विकसित की, उन्हें पद्मश्री भी मिला। हाँ, सुना है मैंने। असीमा चैटर्जी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दुनिया भर में जानी गईं, उन्होंने मिर्गी और मलेरिया की दवाएं बनाने में भी योगदान दिया। अच्छा। विभा चौधरी थी जिन्होंने फिजिक्स में कॉस्मिक किरणों पर काम किया और एक नए कण पायोन की खोज में अहम भूमिका निभाई। वाह। और मौसम विज्ञानी अन्ना मणि, जिन्हें वेदर वुमन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने मौसम के उपकरणों को डिजाइन करने में बड़ा काम किया। ये नाम सुनकर ही जोश आ जाता है। इन्होंने साबित किया कि भारतीय महिलाएं साइंस जैसे मुश्किल समझे जाने वाले फील्ड में भी कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल। और अगर आंकड़ों को देखें तो तस्वीर काफी बदली है। आजादी के वक्त मान लीजिए 1951 में हायर एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम थी, ना के बराबर। हाँ, उस वक्त तो माहौल ही अलग था। जी, आज ये बढ़कर करीब 48% हो गई है। 48%? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। खासकर अंडर ग्रेजुएट साइंस कोर्सेज में तो लड़कियों की संख्या लगभग लड़कों के बराबर पहुंच गई है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ एक पेंच है शायद, जिसे लीकी पाइपलाइन कहते हैं। सुना है मैंने। हाँ, ये एक समस्या है। लीकी पाइपलाइन जैसे पाइप से पानी टपकता जाता है, वैसे ही लड़कियां अंडर ग्रेजुएट लेवल पर तो खूब होती हैं,
पर जैसे जैसे वो हायर एजुकेशन की तरफ जाती हैं, मास्टर्स, पीएचडी और फिर लीडरशिप रोल्स की तरफ बढ़ती हैं, उनकी संख्या कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या वजह है इसकी? इसके कई कारण हैं, जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट, R&D जिसे कहते हैं। उसमें देखें तो भारत में हर 6 रिसर्चर्स में सिर्फ एक महिला है। सिर्फ एक? 6 में से? हाँ, ये अनुपात पहले से सुधरा है, पर बराबरी अभी भी बहुत दूर है। वजह वही है जो हम अक्सर सुनते हैं, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी ज्यादातर महिलाओं पर आती है। करियर में प्रमोशन के वक्त अनदेखी हो जाती है। घर और बाहर दोनों संभालने का वो जो सामाजिक दबाव होता है। हाँ। और अगर कोई महिला फैमिली के लिए करियर में ब्रेक लेती है तो उसके लिए साइंस जैसे फील्ड में वापस आना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये लीकी पाइपलाइन और फिर ऊपर पहुंचने पर वो ग्लास सीलिंग वाली बात। बिल्कुल, ग्लास सीलिंग एक अनदेखी दीवार जो महिलाओं को टॉप पोजीशंस तक पहुंचने से रोकती है। आज देश में 23 IITs हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आज तक किसी भी IIT की डायरेक्टर कोई महिला नहीं बनी है? सच में? किसी भी IIT की नहीं? हाँ, सिर्फ IIT मद्रास का ज़ांज़ीबार कैंपस है जो भारत से बाहर है। वहाँ प्रीति अगलियम डायरेक्टर इंचार्ज है। ये थोड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला। और यही हाल टॉप साइंस अकेडमियों का है। वहाँ भी महिला सदस्यों का हिस्सा सिर्फ 5 से 10% ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की कुछ स्कीम्स हैं, जैसे किरण स्कीम। ये उन महिला वैज्ञानिकों को साइंस में वापस लाने में मदद करती हैं जिन्होंने करियर ब्रेक लिया था। अच्छा, ये अच्छी पहल है। जी, और वुमेन साइंटिस्ट स्कीम भी है जो रिसर्च में महिलाओं को सपोर्ट करती है। और शायद सबसे बड़ी उम्मीद तो समाज के बदलते नजरिए में है ना? बिल्कुल, ये सबसे जरूरी है। आज पेरेंट्स अपनी बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने के लिए हौसला दे रहे हैं। अब लोग गर्व से बताते हैं मेरी बेटी इसरो में काम करती है या IIT में पढ़ रही है। ये जो सोच का बदलाव है ना, यही असली क्रांति है। सही कहा। आज की कुछ और मिसालें देखें तो रॉकेट वुमन रितु करीधाल है, चंद्रयान मिशन से जुड़ी M वनीता है, बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ, वैक्सीन गॉडमदर गगनदीप कंग, टेसी थॉमस मिसाइल वुमन। हाँ, टेसी थॉमस और इंदिरा हिंदुजा जिन्होंने भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी डिलीवर की, गणितज्ञ सुजाता रामदुराई, फिजिस्ट रोहिणी गौडबोले, इन्फोसिस फाउंडेशन की सुधा मूर्ति, AI एक्सपर्ट शालिनी कपूर। हाँ, और पर्यावरण एक्टिविस्ट वंदना शिवा। लिस्ट तो बहुत लंबी है। जी, ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बस जरूरत है तो उन रुकावटों को हटाने की जो अभी भी रास्ते में हैं। जैसा किसी ने कहा है ना, जब महिलाओं को शामिल किया जाता है तो देश सिर्फ बराबरी नहीं बल्कि उत्कृष्टता हासिल करता है। बहुत खूब कहा। चलिए अब विषय बदलते हैं। एक तरफ हम साइंस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए अच्छी नीतियां चाहिए, और नीतियां बनाने वाले और लागू करने वाले बहुत से लोग कहाँ से आते हैं? UPSC से। बिल्कुल। तो चलिए अब जरा नजर डालते हैं UPSC के 100 साल के सफर पर। हल्के अंदाज में इसे यूनिक प्रोसीजर टू स्पॉइल द करियर भी कहते हैं। हाँ, ये मजाक तो चलता रहता है। परीक्षा इतनी कठिन जो है। हाँ, लेकिन ये वो संस्था है जो देश का स्टील फ्रेम यानी ब्यूरोक्रेसी चुनती है। जी हाँ, और इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में। अच्छा। हाँ, पहले तो वो सिर्फ व्यापारी थे, लेकिन फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद वो एक तरह से शासक बन बैठे। अब इतने बड़े और विविध देश पर राज करने के लिए उन्हें एक सिस्टम की जरूरत थी, एक संगठित नौकरशाही की। तो क्या उन्होंने शुरू से ही कोई परीक्षा वगैरह लेना शुरू कर दिया था? नहीं, शुरुआत में तो उन्होंने मुगलों का जो प्रशासनिक ढांचा था उसी को इस्तेमाल किया। धीरे धीरे अपना सिस्टम बनाया। असली बदलाव आया 1857 की क्रांति के बाद। अच्छा, 1857 के बाद? हाँ, अंग्रेजों को लगा कि भारत को संभालने के लिए सिर्फ क्लर्क या बाबू नहीं चाहिए, बल्कि बहुत होशियार और वफादार अफसर चाहिए। यहीं से एक औपचारिक खुली परीक्षा प्रणाली की जरूरत महसूस हुई। फिर 1854 में मैकाले कमेटी बनी। मैकाले कमेटी? जी, उन्होंने सिफारिश की कि भर्ती जान पहचान या सिफारिश से नहीं होनी चाहिए, खुली प्रतियोगिता परीक्षा से होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कदम था उस वक्त। लेकिन परीक्षा तो शायद लंदन में होती थी, है ना? और सिलेबस भी ऐसा कि भारतीय उसमें आसानी से बैठ ही ना पाए। बिल्कुल, यही तो चालाकी थी। परीक्षा सिर्फ लंदन में, सिलेबस में लैटिन और ग्रीक जैसी भाषाएं, उम्र सीमा भी बहुत कम रखी गई थी। सब कुछ ऐसा डिजाइन किया गया था कि भारतीय उसमें सफल ना हो पाए। फिर भी भारतीयों ने कोशिश की होगी। कोशिश ही नहीं की, सफल भी हुए।
1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, वो पहले भारतीय बने जिन्होंने लंदन जाकर ये मुश्किल परीक्षा पास की। सोचिए कितनी मेहनत और लगन लगी होगी। वाकई सलाम है उनकी मेहनत को। तो फिर भारत में परीक्षा कब शुरू हुई? इसमें काफी वक्त लगा। पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद बहुत बढ़ गया था और सिविल सेवाओं के भारतीकरण की मांग तेज हो गई। मतलब ज्यादा भारतीयों को शामिल करने की मांग। दबाव बना होगा अंग्रेजों पर। बिल्कुल। दबाव बढ़ा तो अंग्रेजों ने 1924 में ली कमीशन बनाया। इसी ली कमीशन ने सिफारिश की कि भारत में ही एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। ये एक बहुत अहम मोड़ था और फिर बन गया कमीशन। हाँ, आखिरकार 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन बना। इसके पहले चेयरमैन थे सर रॉस बाकर। 1926 में? जी। इसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसे तो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। हाँ, सुना है। इसने आज के यूपीएससी और राज्यों के पीएससीज का ढांचा तैयार किया। केंद्र के लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एफपीएससी और राज्यों के लिए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीपीएससी। ये एफपीएससी 1 अप्रैल 1937 को बन गया। और आजादी के बाद इसका क्या हुआ? क्या इसे खत्म करने की बात भी हुई थी क्या? हाँ, हुई थी। संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई। कुछ लोगों का मानना था कि ये अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था है, आजाद भारत में इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटा देना चाहिए। लेकिन इसे रखा गया। हाँ, और इसका श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने इसका जबरदस्त बचाव किया। उन्होंने इसे भारत का स्टील फ्रेम कहा, एक ऐसा ढांचा जो देश को जोड़े रखेगा और सरकारें भले ही बदलें, प्रशासन को स्थिरता देगा। उनकी बात मानी गई। और फिर ये एफपीएससी बन गया यूपीएससी। सही। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो एफपीएससी का नाम बदलकर यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया और इसे संविधान में एक स्वतंत्र संस्था का दर्जा मिला। अनुच्छेद 315 से 323 तक इसके बारे में है, ताकि ये बिना किसी सरकारी दबाव के निष्पक्ष तरीके से भर्ती कर सके। और पुरानी आईसीएस बन गई आईएएस। जी, इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस का नाम बदलकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस हो गया और यूपीएससी को दिल्ली में अपना वो जाना पहचाना ठिकाना मिला, धौलपुर हाउस। 100 साल का कितना लंबा और अहम सफर रहा है। आज तो ये दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसियों में से एक मानी जाती है। जी हाँ, हर साल लाखों लोग इसकी परीक्षाएं देते हैं। क्या इसमें समय के साथ बदलाव भी हुए हैं, मतलब परीक्षा के तरीके वगैरह में? हाँ, बिल्कुल। समय समय पर कई बदलाव हुए हैं। अलग अलग कमेटियों ने सुधार सुझाए हैं। जैसे कोठारी कमेटी की सिफारिश पर निबंध एसे का पेपर शुरू हुआ। सतीश चंद्रा कमेटी ने इंटरव्यू को ज्यादा ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ बनाने की बात कही। अलग कमेटी ने सीएसआईटी पेपर का प्रस्ताव दिया था और भी कमेटियां बनी। तो मतलब सुधार होते रहे हैं। लेकिन क्या आज सब कुछ ठीक है या यूपीएससी के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं? चुनौतियां तो हैं और वो काफी गंभीर भी हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है इसकी विश्वसनीयता बनाए रखना। विश्वसनीयता मतलब? जैसे हाल में पूजा खेड़कर जैसे मामले सामने आए। आरोप लगे कि एक उम्मीदवार ने जाली दस्तावेजों के सहारे कई बार परीक्षा दी। अब ऐसे मामले पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, है ना, और लोगों का भरोसा कम करते हैं। हाँ, ये तो बहुत चिंता की बात है। और क्या मुश्किलें हैं? दूसरा बड़ा मुद्दा है सिलेबस। देखिए, दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, क्लाइमेट चेंज एक बड़ी हकीकत है, साइबर सिक्योरिटी की चुनौतियां हैं। लेकिन यूपीएससी का सिलेबस, जो आखिरी बार शायद 2013 में ठीक से बदला गया था, वो इन नई जरूरतों के हिसाब से थोड़ा पुराना पड़ गया लगता है। और इसे अपडेट करने की प्रक्रिया भी काफी धीमी है। फिर इंटरव्यू प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं कि क्या वो पूरी तरह पारदर्शी है, कहीं उसमें पक्षपात की गुंजाइश तो नहीं रहती। और नैतिकता वाला मुद्दा, एथिक्स का पेपर तो होता है। हाँ, एथिका का पूरा पेपर है, लेकिन उसके बावजूद जब चुने हुए अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो सवाल उठता है कि क्या ये परीक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान परख पा रही है, असली ईमानदारी और नैतिकता नहीं। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? क्या सुझाव हो सकते हैं इसके लिए? देखिए, सुझाव तो कई हैं। पहला तो सिलेबस को सुधारना होगा, रटने पर जोर कम हो, सोचने समझने की क्षमता मतलब क्रिटिकल थिंकिंग और आज की जरूरतों वाले स्किल्स जैसे एआई, डेटा एनालिसिस, साइबर सुरक्षा, इन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी है। तैयारी ऐसी हो कि अगर किसी का सिलेक्शन ना भी हो पाए तो भी उसके पास कुछ ऐसे हुनर हों जो उसके काम आए। दूसरा, भर्ती प्रक्रिया में मेरिट तो जरूरी है ही,
लेकिन साथ ही ये भी देखना जरूरी है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में देश की जो विविधता है वो झलके। और वो धोखाधड़ी वाले मामलों का क्या? उसके लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, सख्त कदम उठाने होंगे, शायद टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना होगा, जैसे AI आधारित मूल्यांकन जब ये तकनीक और बेहतर हो जाए, या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करके उम्मीदवार के व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता को परखना। और प्रक्रिया को तेज करने की भी बात होती है कभी-कभी, जैसे साल में 2 बार परीक्षा। हाँ, इस पर भी विचार हो सकता है। इससे शायद उम्मीदवारों पर दबाव कुछ कम हो। राष्ट्र UN की अहम कमेटियों में जगह मिल गई है। ये सुनकर थोड़ा अजीब नहीं लगता, जैसे लोमड़ी को मुर्गियों की रखवाली का काम सौंप दिया हो? हाँ, ये खबर वाकई हैरान करने वाली है, खासकर जब हम पाकिस्तान का पिछला रिकॉर्ड देखते हैं। रिकॉर्ड तो जग जाहिर है। बिल्कुल, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मिला, वो भी मिलिट्री एकेडमी के बिल्कुल पास। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे कितने ही आतंकी गुटों को वहां से ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलने के आरोप लगते रहे। मुंबई का 26/11 हमला, पुलवामा का 2019 का हमला और हाल में पहलगाम में जो 2025 में हुआ। जी, इन सब के तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ते पाए गए हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, अफगानिस्तान और ईरान जैसे पड़ोसी देश भी पाकिस्तान पर उनके यहाँ अस्थिरता और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाते रहे हैं। तो इतने गंभीर आरोपों के बावजूद उन्हें UN में ये जिम्मेदारियां कैसे मिल गईं? कौन सी कमेटियां हैं ये जिनमें उन्हें जगह मिली है? देखिए, जून 2025 में पाकिस्तान को UN सुरक्षा परिषद यानी UNSC की 2 महत्वपूर्ण सब्सिडियरी कमेटियों में शामिल किया गया। 2 कमेटियां? जी, पहली है तालिबान प्रतिबंध समिति। इसका काम है तालिबान पर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं उनकी निगरानी करना। और मजे की बात यह है कि इस कमेटी की अध्यक्षता, चेयरमैनशिप ही पाकिस्तान को दे दी गई है। क्या तालिबान वाली कमेटी की चेयरमैनशिप पाकिस्तान को? वही तालिबान जिससे सालों तक पाकिस्तान का सपोर्ट मिलने की बात होती रही। जी हाँ, यही विडंबना है। और दूसरी कमेटी है आतंकवाद विरोधी समिति यानी काउंटर टेररिज्म कमेटी। ये दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ने के लिए नीतियां बनाने और उपायों को लागू करवाने में मदद करती है। इसका उपाध्यक्ष, वाइस चेयर, पाकिस्तान को बनाया गया है। मतलब एक कमेटी का अध्यक्ष और दूसरे का उपाध्यक्ष। और भी कुछ मिला है क्या? हाँ, इसके अलावा 1 जुलाई 2025 से पाकिस्तान ने 1 महीने के लिए UNSC की प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षता भी संभाली थी। और याद होगा, इससे पहले मई 2025 में IMF ने उसे लगभग $1 बिलियन का कर्ज भी दिया था। हाँ, उस पर भी चिंता जताई गई थी कि कहीं ये पैसा टेरर फाइनेंसिंग में ना चला जाए। भारत ने शायद वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। जी, भारत ने एब्सटीन किया था। तो ये सब एक साथ हो रहा है। क्या UN में ऐसा पहले भी हुआ है कि किसी देश के रिकॉर्ड पर इतने सवाल हों और उसे ऐसी जिम्मेदारियां मिल जाए? दुर्भाग्य से हाँ, ऐसा पहले भी हुआ है। मिसाल के तौर पे कर्नल गद्दाफी के शासन वाले लीबिया को ले लीजिए। उस पर मानवाधिकार उल्लंघन के कितने गंभीर आरोप थे, लेकिन उसे UN मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बना दिया गया था। अच्छा। इसी तरह सऊदी अरब को, जहां महिलाओं के अधिकारों को लेकर हमेशा चिंताएं जताई जाती हैं, उसे महिला अधिकार आयोग का चेयरमैन बनाया गया था। तो ये दिखाता है कि UN सिस्टम में भी आप कह सकते हैं कुछ कमियां हैं, या कई बार भू राजनीतिक मजबूरियां और देशों के आपसी समीकरण नैतिक चिंताओं पर भारी पड़ जाते हैं। और पाकिस्तान में तो आतंकवाद को एक तरह से सरकारी शह मिलने के भी आरोप लगते रहे हैं, है ना? जी हाँ, 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, जिसे UN ने खुद आतंकवादी घोषित किया हुआ है, वो वहाँ खुलेआम घूमता है, रैलियां करता है। हाँ, ये तो खबरों में आता रहता है। और अभी हाल में जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में कुछ आतंकियों को मारा, तो खबरें ही आई कि उनके जनाजों में पाकिस्तानी सेना और सरकार के लोग शामिल हुए। सरकार ने उनके परिवारों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया। आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देना, ये उनकी नीयत साफ करता है। ये तो सीधे सीधे आतंकवाद का समर्थन हुआ। तो फिर सवाल वही है कि UN में ऐसा हुआ क्यों? और उनकी वजह से नैतिक चिंताएं दरकिनार कर दी गई हैं। दूसरा, शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश के रिकॉर्ड की जांच उतनी सख्ती से नहीं होती जितनी होनी चाहिए। जैसे FATF, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखती है, उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ये भूमिकाएं मिल गई। ये भी अजीब है। तीसरा, बड़े देशों के अपने स्वार्थ भी होते हैं। कई बार अमेरिका या चीन जैसे देश अपना रणनीतिक या आर्थिक फायदा देखते हैं, बजाय कि किसी देश के ट्रैक रिकॉर्ड को देखने के। और चौथा, पाकिस्तान की अपनी कूटनीति। वो अपनी हार को भी जीत बताने में माहिर माने जाते हैं, चाहे वो 65 का युद्ध हो, 71 का हो या कारगिल का। और वो अपनी छवि को बहुत चतुराई से कूटनीतिक भाषा में लपेटकर दुनिया के सामने पेश करते हैं। तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये भारत के लिए चिंता की बात है? हाँ, बिल्कुल चिंता की बात है, और इसके कई असर हो सकते हैं।
पहला तो ये कि पाकिस्तान इन मंचों का इस्तेमाल अपनी छवि सुधारने के लिए करेगा और शायद भारत पर ही उल्टे आरोप लगाने की कोशिश करे, जैसे बलूचिस्तान का मुद्दा उठाकर। अच्छा। दूसरा, भारत जो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का प्रायोजक देश साबित करने की कोशिश कर रहा है, उन कोशिशों को जाहिर है धक्का लगेगा। तीसरा, इन कमेटियों में बैठकर पाकिस्तान भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों में, प्रस्तावों में अड़ंगा डाल सकता है, जानकारी लीक कर सकता है। और तालिबान वाला एंगल? हाँ, वो भी है। तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष होने के नाते वो भारत और अफगानिस्तान के मौजूदा तालिबान शासन के बीच जो रिश्ते बन रहे हैं उनमें भी खटास डालने की कोशिश कर सकता है। और सबसे बड़ी चिंता? सबसे बड़ी चिंता ये है कि इससे पाकिस्तान का हौसला बढ़ सकता है। उसे लग सकता है कि दुनिया उसके साथ है और वो शायद कश्मीर या दूसरी जगहों पर आतंकवाद और घुसपैठ को और बढ़ावा दे। तो ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते? बिल्कुल नहीं। भारत को कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। सबसे पहले फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे जो हमारे मित्र देश हैं, जिनके विचार हमसे मिलते हैं, उनके साथ मिलकर इन कमेटियों में पाकिस्तान के असर को कम करने की कोशिश करनी होगी, कूटनीतिक स्तर पर। जी। दूसरा, यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े जो भी सबूत हैं, उन्हें लगातार दुनिया के सामने रखते रहना होगा। पाकिस्तान के दोहरेपन को उजागर करना होगा। और तीसरा, इन कमेटियों में पाकिस्तान की जो भूमिका है उसके काम की समीक्षा की मांग करनी चाहिए। पूछना चाहिए कि क्या वो वाकई निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। चौथा, तालिबान के साथ अपना संवाद भारत को जारी रखना होगा ताकि पाकिस्तान उसमें कोई रुकावट न डाल सके। मीडिया और थिंक टैंक का भी रोल हो सकता है इसमें? बहुत बड़ा रोल। दुनिया भर में मीडिया, थिंक टैंक और जो प्रवासी भारतीय हैं, उनकी मदद से पाकिस्तान के झूठे दावों का जवाब देना होगा, उनकी पोल खोलनी होगी और सबसे जरूरी अपनी सीमा सुरक्षा और खुफिया तंत्र को और ज्यादा मजबूत करना होगा। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। ये तो सिर्फ भारत और पाकिस्तान की बात नहीं लगती, ये तो यूएन की अपनी साख, उसकी विश्वसनीयता का भी सवाल है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये यूएन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। जैसा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पहले कहा है, दुनिया को अब अपनी हिचकिचाहट छोड़नी होगी और आतंकवाद को पालने पोसने वालों, उनके प्रायोजकों की जवाबदेही तय करनी होगी। हाँ। असली खतरा सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान इन पदों पर है। असली खतरा ये है कि दुनिया ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे इससे कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। ये जो चुप्पी है या अनदेखी है, ये आतंकवाद के खिलाफ जो वैश्विक लड़ाई है उसे कमजोर करती है। बहुत सही कहा। तो आज हमने 3 अहम मुद्दों पर एक गहरी नजर डाली। भारतीय महिलाएं साइंस में कैसे आगे बढ़ रही हैं और क्या रुकावटें हैं उनके रास्ते में। यूपीएससी के 100 साल का सफर, उसकी अहमियत और उसमें सुधार की क्या जरूरतें हैं। और आखिर में पाकिस्तान को मिली आतंकवाद विरोधी भूमिकाओं के पीछे की राजनीति और उसके क्या मायने हो सकते हैं। जी हाँ, तीनों ही काफी महत्वपूर्ण विषय थे। जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। हमने लीलावती का हजारों साल पुराना उदाहरण देखा और आज की महिला वैज्ञानिकों की चुनौतियों की भी बात की। सरकारी योजनाएं और नीतियां तो अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन समाज के तौर पर हमें अपने अंदर ऐसा कौन सा सबसे बड़ा बदलाव लाना होगा जिससे हमारी बेटियों की काबिलियत बिना किसी रुकावट के हर मैदान में पूरी तरह से खुलकर सामने आ सके। इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और दिलचस्प जानकारियों और गहरी चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।